उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। बोलीविया और नेपाल के बीच समानताओं और अंतरों का वर्णन करने में, संगठनों द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन करने में, वर्ग विशेष हित समूहों और जन सामान्य हित समूहों का वर्णन करने में, इसकी व्याख्या करने में कि दबाव समूह और आंदोलन कैसे राजनीति को प्रभावित करते हैं, आंदोलन और दबाव समूह के महत्व का वर्णन करने में, नेपाल में जनसंघर्ष। नेपाल का जनसंघर्ष अप्रैल 2006 में लोकतंत्र को बहाल करने के उद्देश्य से हुआ था। नेपाली राजा वीरेंद्र ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया था। 2001 के अंत में शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई और नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया और जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथों से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। अतः संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय गठबंधन बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया और इसमें माओवादी बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए। आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे कि संसद को बहाल किया जाए। इसके परिणाम स्वरूप 24 अप्रैल को राजा उनकी समस्त मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ और 7 पार्टी अलायंस ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। नेपाल के इस संघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरे आंदोलन के रूप में जाना जाता है। बोलीविया का जलयुद्ध। बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने बोलीविया की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। इसलिए विश्व बैंक के दबाव में सरकार ने कोचबंबा की जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी को बेच दिए। जैसे ही एमएनसी को जलापूर्ति का अधिकार मिला, उसने पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। इससे आम लोगों के जीवन में परेशानियां खड़ी हुईं और इससे एक जन संघर्ष भड़क गया। इसलिए जनवरी 2000 में श्रमिकों के मानवाधिकार संगठनों ने शहर में एक 4 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। इसलिए सरकार बातचीत के लिए राजी तो हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी और अप्रैल में एक बार फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन सरकार ने मार्शल लॉ द्वारा आंदोलन का बर्बरतापूर्वक दमन करने का प्रयास किया। लेकिन जनता की ताकत के सामने बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा और सरकार को
बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द करने को बाध्य होना पड़ा और जलापूर्ति दोबारा बहाल हुई। इस आंदोलन को बोलिविया के जल युद्ध के नाम से जाना गया। बोलिविया और नेपाल के बीच अंतर। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलिविया के जनसंघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। बोलिविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने ये तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। बोलिविया और नेपाल के बीच समानताएं। नेपाल और बोलिविया दोनों ही राजनीतिक संघर्ष के उदाहरण हैं, जिनसे जनसंघर्ष का उदय हुआ। दोनों ही देशों में चले इन जनसंघर्ष। लामबंदी और संगठन। नेपाल के 7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस में कुछ बड़े दल शामिल हुए, जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे। इस संघर्ष में नेपाल में बड़ी संख्या में लामबंदी करने के लिए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी भाग लिया। नेपाल के जनसंघर्ष में कई संगठन थे और इसमें सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघ शामिल हुए। अनेक अन्य संगठन जैसे मूलवासियों के संगठन तथा वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूहों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। लेकिन पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलिविया में जो आंदोलन चला, उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की, बल्कि उस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर नामक संगठन ने किया। इस संगठन में स्थानीय पेशेवर जैसे कि इंजीनियर, किसान, विद्यार्थी, पर्यावरणवादी और बेघर बच्चे शामिल हुए। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने समर्थन दिया, जो सन 2006 में बोलिविया में सत्ता में आई। एक लोकतांत्रिक देश में एक बड़े संघर्ष के पीछे कई विभिन्न प्रकार के संगठन काम करते हैं। ये संगठन निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीधे यानी प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा प्रतिस्पर्धी राजनीति में राजनीतिक दल बनाकर, चुनाव लड़कर और सरकार बनाकर प्रत्यक्ष भागीदारी की जाती है। अप्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा। अप्रत्यक्ष भागीदारी में जनता सरकार को अपनी मांग मानने के लिए विवश करती है। इसके लिए लोग संगठन बनाते हैं, जिसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह और आंदोलन। दबाव समूह। दबाव समूह वे संगठन हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उनका लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। आंदोलन। आंदोलन चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और दबाव समूहों के विपरीत उनका संगठन ढीला ढाला होता है और फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं। वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। हित समूह अमूमन
समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं, जबकि जन सामान्य हित समूह सामान्यतः समाज के हित का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करते हैं। जन सामान्य के हित समूह और वर्ग विशेष के हित समूह दबाव समूहों के ही प्रकार हैं, क्योंकि वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए रैलियों द्वारा तथा विरोध करके सरकार पर दबाव डालते हैं। उदाहरण के लिए BAMCEF या बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। बामसेफ का मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता प्राप्त करना है। समस्या विशेष और सामान्य आंदोलन। समस्या विशेष वो आंदोलन है जिसमें एक सीमित समय में एक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जाती है। उदाहरण, नेपाली आंदोलन। जबकि सामान्य या व्यापक आंदोलन वो आंदोलन है जिसमें एक लंबे समय में एक व्यापक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश होती है। उदाहरण, पर्यावरण आंदोलन। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन समस्या विशेष और सामान्य आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोगों के विस्थापित होने से ये शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया, जिसने ऐसे सभी बड़े बांधों पर सवाल उठाए। ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है और उनका संगठन भी होता है, जबकि पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन लंबे समय के यानी दीर्घकालिक आंदोलन के उदाहरण हैं। ऐसे आंदोलनों के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देशों के लिए कोई एक संगठन नहीं होता। उदाहरण के लिए, नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट एक संगठनों का संगठन है। दबाव समूह और आंदोलन का राजनीति पर असर। दबाव समूह अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। वे अपने कारणों के लिए मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे प्रायः हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। वे विधायिका की लॉबिंग द्वारा निर्णयन को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह राजनीतिक पार्टियों की नीति को प्रभावित करने वाली समस्याओं को उठाते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लोकतंत्र में विवादित हित और राय सम्मिलित हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से आम नागरिक लोकतंत्र में भूमिका निभा सकते हैं। बोलिविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है, जहां विश्व बैंक ने सरकार पर जलापूर्ति से नियंत्रण छोड़ने का दबाव डाला। इसलिए सरकार ने एमएनसी को जलापूर्ति का अधिकार बेचने का फैसला किया। बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ विरोध का नेतृत्व राजनीतिक दल के नेतृत्व में नहीं किया गया, बल्कि इसका नेतृत्व फेडिकोर संगठन ने किया था। दबाव समूह वो संगठन है
जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। उनका लक्ष्य राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करना या साझा करना नहीं होता। वर्ग विशेष हित समूह उन हित समूहों को संदर्भित करते हैं जो किसी विशेष वर्ग या सामाजिक समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। ट्रेड यूनियन, व्यापार संघ और पेशेवर निकाय जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि वर्ग विशेष हित समूहों के कुछ उदाहरण हैं। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन मुद्दा विशिष्ट और सामान्य आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोगों के विस्थापित होने से ये शुरू हुआ।